हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम लोगों ने जो न्यू एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसमें हम लोगों का करेंटली चल रहा था क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। तो इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके थे। सारा इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन सारा जो भी था, ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन, सारा कंप्लीट। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आगे का टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तभी आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स ना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसलिए हम लोग साथ में सारी वीडियोस देखते हुए चलेंगे तो सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैंने इसमें सारा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हुआ है, जैसे आपको सारी जो भी टॉपिक है वो अच्छे से बिल्कुल ग्रेस्प हो जाएगा और आपको इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करा रहा था, हार्ट के थ्रू पंपिंग हो रही थी, उस वाले टॉपिक को कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ह्यूमन हार्ट को पूरे अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया था और आई होप आपको सारी चीज़ें उसकी अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। क्यों ब्लड सर्कुलेशन जो ह्यूमंस में होता है उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, और बाकी ऑर्गेनिज्म में कैसे सिंगल सर्कुलेशन या कैसे 4 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। तो आज हम लोग ये रीड करने जा रहे हैं। इसमें मोर टू नो में एक टॉपिक दे रखा हुआ है ब्लड प्रेशर का। पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो हम लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं कि सबका ब्लड प्रेशर ही लो या हाई होता है, वही वाले ब्लड प्रेशर की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है? द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब ब्लड किसी वेसल में फ्लो कर रहा है, जैसे वीन्स में, आर्टरीज में फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो उनकी वॉल्स पे प्रेशर मतलब लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, जो अगर आपकी आर्टरी है तो इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो लिक्विड है, फ्लूइड है, तो वो प्रेशर लगाता है इधर, इसमें जो भी वॉल्स होती हैं। दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वीन्स। जो प्रेशर ये जो आर्टरीज होते हैं इसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीन्स। आप सोच सकते हैं, जैसे जो आर्टरीज है, मैंने आपको बताया था, आर्टरीज का जो मेन काम होता है वो पूरी ह्यूमन बॉडी में ब्लड को सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है, और ह्यूमन बॉडी एक लार्ज स्ट्रक्चर होती है, तो इसलिए हाई प्रेशर से जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए क्या होता है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे वो ईजिली सारे पार्ट्स तक पहुंच सकें, मतलब ब्रेन तक भी जा सके ब्लड अच्छे से, और लास्ट हमारे पैरों तक या टो तक, लास्ट तक अच्छी जगह से हैंड्स तक सब जगह पहुंच सके, इसलिए आर्टरीज का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बोला है द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। आप लोगों ने पढ़ा था ना वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ाया था मैंने। जब मैं आपको हार्ट बढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको 4 चैम्बर्स बताए थे, ऊपर वाले एट्रिया थे, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स थे। तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स का होने का मतलब क्या था, जब वो अपने आप को पूरा फ्री कर देते हैं कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड आर्ट्रिया से आ जाए उसमें, तो वो होता है रिलैक्सेशन। तो उसी को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स का डायस्टोल। ठीक है, और उसमें उस समय का जो प्रेशर होता है ना हार्ट में या आर्टरी में उस दौरान, ठीक है, जब वहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जब वेंट्रिकल्स किस पोजीशन में है, डायस्टोल की पोजीशन में, मतलब रिलैक्स की पोजीशन में, उसमें ब्लड आ रहा है कहाँ से, आर्ट्रिया से आ रहा है। तो आर्टरीज में कैसा प्रेशर है इस समय ब्लड का, वो प्रेशर कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड को सप्लाई करना होता है ऑर्टा के थ्रू, मतलब किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑर्टा के थ्रू सारी बॉडी में भेजना होता है, और उसके बाद उसे पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी वीन्स के थ्रू किस में भेजना होता है, लंग्स में भेजना होता है। इसलिए वहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। तो आप याद कर सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ अबाउट 120 mm ऑफ Hg, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज़ 80 mm ऑफ Hg। ये जो mm ऑफ Hg है, ये मरकरी की हेल्प से हम लोग प्रेशर को नापते हैं, इसलिए इसका जो यूनिट होता है mm ऑफ Hg लिखते हैं। तो आप लोगों को पता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे ब्लड को सप्लाई करना है पूरी बॉडी में, ठीक है, तो वो इस कारण क्या होता है, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है,
तो अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कैसे ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। ये देखिए, नॉर्मल जब ब्लड फ्लो कर रहा था, देखिए यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं वो होता है ना स्फेग्नोमोनोमीटर होता है, ठीक है, सॉरी। तो उसकी हेल्प से, तो अब जब इन्होंने उसको रैप करा हुआ है, वो एक कपड़े टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उससे रैप करते हैं हम लोग अपनी आर्म को, और फिर उसके बाद वो पंपिंग करते हैं, एक और भी चीज़ होती है उनका पूरा वो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से। तो इसमें दिख रहा है, देखिए, प्रेशर इन द कफ इज़ 120, तो 120 दिखा रहा है ना प्रेशर, तो इसी से हम लोग मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद कहाँ से दूसरा कौन सा मेज़र कर रहे हैं, जो विलो, मतलब मैक्सिमम कितना जा रहा है 120 जा रहा है, और कम कितना हो रहा है 80 तक, तो मतलब मैक्सिमम प्रेशर 120 है जो कि सिस्टोलिक प्रेशर है, और मिनिमम प्रेशर कितना है 80 है जो कि डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेग्नोमैनोमीटर, and high blood pressure is also called hypertension, and it is caused by constriction of arterioles which result in increased resistance to blood flow. It can lead to rupture of an artery and internal bleeding. यहाँ पे बात करी गई है जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसका नेम आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है बहुत, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। ये क्यों होता है, ये जो आर्टियोल्स होती हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड को फ्लो करना होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों ब्लड फ्लो, क्यों क्या कहते हैं, जो आर्टियोल्स होते हैं वो क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो जिसके कारण ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज हो, मतलब ब्लड का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है। कभी कभी रप्चर भी हो जाता है जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वेन्स या आर्टरीज वगैरह क्या होती हैं, आर्टरीज ही मेनली, क्योंकि उनका ज़्यादा होता है प्रेशर, वो रप्चर भी हो जाती हैं, और इनके कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग बीपी की जो इश्यू होते हैं उसको लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं, बट ये हाई बीपी का जो इशू होता है, मतलब हाई बीपी अगर किसी का हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि उससे बहुत बॉडी को नुकसान भी पहुंच सकता है। लो बीपी के कंडीशन को हम लोग इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, बट हाई बीपी अगर किसी का हो जाता है तो उससे हार्ट अटैक और भी बहुत सीवियर चीज़ें हो सकती हैं जो इंसान की डेथ भी कॉज कर सकती हैं। तो आप, आई होप आपको ये ब्लड प्रेशर समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि अब यहाँ पे बात करी गई है जो ये ट्यूब्स और वीन्स आर्टरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मैं पहले बता चुकी हूँ, आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक ले जाती हैं, ठीक है। बट एक जो आर्टरी होती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, उसका फंक्शन डिफरेंट होता है, क्योंकि वो ऐसी आर्टरी होती है जो लंग से ब्लड को हार्ट तक लाती हैं। Since the blood emerges from the heart under high pressure, arteries have thick and elastic wall. तो ब्लड जो होता है वो हार्ट से बहुत हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, आर्टरीज की वॉल होती हैं वो थिक होती हैं और बहुत इलास्टिक होती हैं कि उतने हाई प्रेशर को वो झेल सकें, ठीक है। वीन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वीन्स का काम क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाना। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो वीन्स का क्या है, एक यूनिक फीचर होता है। पहली बात तो इनमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है ब्लड का, वो ईजिली फ्लो करके आ रहा होता है किसके पास, हार्ट के पास। बस वो जो ब्लड फ्लो है वो वन डायरेक्शन में हो, और वो किस तरफ हो, वो हार्ट की तरफ हो, ठीक है। वो वापस से ऑर्गन की तरफ ना हो जाए, इसलिए जो वीन्स होती हैं उनमें वॉल्स लगी होती हैं। वॉल्स एक तरीके के क्लोजिंग स्ट्रक्चर होते हैं गेट टाइप के, जिससे वो क्लोज हो जाते हैं, जिसके बाद ब्लड का फ्लो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वीन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब वन डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्या बताया गया है उसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। ऑन रीचिंग an organ or tissue, artery divide into smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। जैसे क्या मान लीजिए, जैसे सेल्स हैं ये आसपास में, तो ये तो सिंगल आर्टरी आ रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये सेल्स हैं, ठीक है। ये एक बड़ी आर्टरी आ रही थी, बट ये बड़ी आर्टरी सब तक तो नहीं पहुंच सकती थी, तो क्या होती है, ये आर्टरी जो फर्दर डिवाइड हो जाती है, किस में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे ये सभी सेल्स के कांटेक्ट में आ जाए और सभी सेल्स अपनी गैसेस का एक्सचेंज कर लें, मतलब ऑक्सीजन उससे ले लें और CO2 को बाहर कर दें। तो यहीं पे बोला है कि
to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillary. जो सबसे छोटी वेसल्स होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, वो होती हैं कैपिलरीज, जिसमें क्या होता है, बहुत वन सेल की थिकनेस होती है उनमें, और वो क्या होती है, सबसे पतली, या कह सकते हैं जिनके थ्रू सेल्स डायरेक्ट गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. The exchange of material between blood and the surrounding cells takes place across this thin wall. कौन सी thin wall? ये capillaries की. And the capillary is then joined together to form vein that convey the blood away from the organs and tissue. आप मान लीजिए ये हो गई, ये तो आ रही थी एक आर्टरी, ठीक है. उसके बाद ये क्या हो गई, छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स मान सकते हैं आप लोग, ठीक है. उसके बाद ये यहाँ पे जो बिल्कुल सेल के कॉन्टेक्ट्स में है वो हो गई कैपिलरीज. अब ये कैपिलरीज वापस मिलके क्या बना लेती हैं, वीन्स बना लेती हैं, क्योंकि अब इसमें इम्प्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला आ गया, और वेन्यूल्स बना लेती हैं, और वेन्यूल्स फर्दर किसमें, बड़े से एक वीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है किसमें, सेल्स में. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, ब्लड का, वो होता है प्लेटलेट्स. हम उनके बारे में बात करते हैं. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि कोरोना के टाइम के बाद से तो बहुत ज़्यादा अगर किसी को फीवर आता है किसी टाइप के, तो कहते हैं इसका प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो गया है, जिसके कारण इसको एडमिट करवा लेते हैं लोग हॉस्पिटल वगैरह में. तो ये प्लेटलेट्स जो होती हैं ये ब्लड का ही क्या होता है, एक उसमें ही पाए जाने वाले एक सेल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है. तो वही उन्हीं की बात करते हैं. व्हाट हैपन्स इफ द सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स डेवलप अ लीक. Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has minimized. In addition, leakage would lead to loss of pressure, which would reduce the efficiency of pumping system. And to avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injuries. क्या होता है, ये प्लेटलेट्स जो होती हैं, जैसे अगर आप सोचिए कि कहीं पे चोट लग जाती है, तो ब्लड फ्लो करता है, बट क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद जो ब्लड का फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है. तो ब्लड का फ्लो अगर ऐसा होता रहे कि ब्लड पूरे टाइम निकलता ही रहे, बाहर निकलता रहे, तो ऐसे तो पूरी बॉडी का ब्लड बाहर निकल जाएगा छोटी सी चोट में. तो क्या होता है, इस आपने देखा होगा जब फ्लो बंद हो जाता है तो उसके बाद एक ब्राउनिश कलर का एक स्ट्रक्चर, मतलब एक लेयर टाइप की आ जाती है जहाँ पे चोट लगी होती है ना, उसको हम लोग, वो किसकी हेल्प से बनती है, वो बनती है किसकी हेल्प से, प्लेटलेट्स की हेल्प से, जिससे वो ब्लड को क्लॉट कर देता है, मतलब जमा देता है कि अब ब्लड आगे फ्लो ना करे. तो वो जब स्किन पे वो बन जाती है तो उसके बाद जितना भी ब्लड होता है वो अंदर ही फ्लो करता है, बाहर नहीं निकलता है आगे. तो ये ब्लड के जब भी इंजरी वगैरह होती है तो एक क्लॉटिंग करने के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए जो ब्लड में सब्सटेंस पाया जाता है उसे कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्लेटलेट्स. नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड की तरीके से एक और फ्लूइड हमारी बॉडी में पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फ, ठीक है. तो लिम्फ क्या होता है, देयर इज एन अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स escape into the intercellular spaces in the tissue to form these tissue fluid and lymph. क्या होता है कि जैसे ये सेल्स हैं, ठीक है, अब मैंने बताई थी सेल्स के बीच में कैपिलरीज होती हैं. क्या होता है, अब ये सेल है और ये जो एरिया है ये, ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको. ये वाला एरिया, ये जो है ये सेल्स के बीच का एरिया है. दो जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी ये सेल्स के बीच का एरिया है, तो इसे कह रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो क्या होता है, कभी कभी इन कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं इनसे कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि प्लाज्मा जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, या प्रोटीन्स, या उसके ब्लड सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाते हैं. तो यही जो फ्लूइड बन जाता है ना, जो भी सेल्स के बीच की जगह में जो भी फ्लूइड आ रहा है वो क्या होता है, लिम्फ होता है, ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. लिम्फ क्या है, कुछ नहीं, ब्लड का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट वो वेसल्स में या किसी वीन्स में या किसी कैपिलरी में नहीं है, बट जो सेल्स के बीच की जगह है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसमें पाया जाता है. नेक्स्ट क्या बताया गया इसके बारे में, इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन्स. कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें जो ब्लड के आरबीसीज होते हैं वो नहीं बाहर आ रहे होते हैं कैपिलरीज से, बस क्या है, थोड़ा प्रोटीन बाहर आ जाता है, थोड़ा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा बाहर आ जाता है, और कुछ ब्लड सेल्स होती हैं जैसे डब्ल्यूबीसीज वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है. आरबीसीज बाहर नहीं आती हैं क्योंकि आरबीसीज का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है. तो यहाँ पे बोला है
Lymph drain into the lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form a large lymph vessels that finally open into large veins. क्या होता है ना, ये जो फ्लूइड सेल्स के बीच में इकट्ठा हो गया अब ये फ्लूइड, ये जाके क्या होता है एक लिम्फ, इसमें एक लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं अलग तरीके की, क्योंकि उसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है इसलिए उनका नाम लिम्फेटिक कैपिलरीज हो जाता है। और फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जाके एक बड़ी सी लिम्फ वेसल में इस फ्लूइड को डाल देती हैं, और लिम्फ वेसल से जाने के बाद ये फ्लूइड वापस से एक बड़ी सी वेन में चला जाता है। अब ये क्या करता है, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। क्या होता है, जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, कभी कभी गैस जो भी एक्सचेंज हो रहा होता है जब सेल्स के बीच में और कैपिलरीज के बीच में, तो जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, वो वापस से ब्लड में डालने का काम ही कौन कर रहा है, लिम्फ कर रहा है। और लिम्फ का एक और काम होता है, लिम्फ जो होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अभी तो इतना याद कर सकते हैं, फैट के एब्जॉर्प्शन में लिम्फ, जैसे जो फैट जैसे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है जब अमीनो एसिड में टूटता है प्रोटीन डाइजेशन के प्रोसेस में, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाइज आपने पढ़ी थी, इसमें क्या मैंने बताया था बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इसमें कहीं कहीं पर लिम्फ की वेसल्स भी होती हैं। तो जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उसमें तो प्रोटीन्स वगैरह ग्लूकोज वगैरह सब एब्जॉर्ब हो गया, और जो लिम्फ की वेसल्स होती हैं उसमें फैट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसका फंक्शन भी समझ में आ गया, लिम्फ्स का काम क्या है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। तो आई होप आपको जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स का है मतलब ह्यूमंस का है वो समझ में आ गया होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2, photosynthesis, energy stored in their chlorophyll containing organ namely leaves। तो हम लोग पहले तो डिस्कस कर चुके हैं कि CO2 की और कैसे CO2 की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्लोरोफिल की हेल्प से एनर्जी बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है, और वो कहाँ स्टोर होती है, लीव्स में स्टोर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट करें द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। ये तो खाने की बात हो गई कि खाना कैसे बनता है, एनर्जी कैसे बनती है प्लांट्स में, बट प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी तो और रॉ मटेरियल चाहिए जिससे प्लांट का स्ट्रक्चर बनता है, सिर्फ खाना ही तो नहीं बनाना। तो ये कह रहे हैं फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो और चीज़ें लेनी है वो कहाँ से लेते हैं, या फिर एयर से गैसेस लेते हैं या सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। तो जो और रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ना प्लांट को, वो जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, और भी जो अदर मिनरल्स हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं, क्योंकि सॉइल के ही कांटेक्ट में प्लांट्स होते हैं। उसके बाद द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स। तो ये किसकी हेल्प से करेंगे, जो चीज़ सॉइल के कांटेक्ट में होगी प्लांट की वही तो हेल्प करेगी इसको एब्जॉर्ब करने में। और कौन होता है सॉइल के कांटेक्ट में प्लांट का जो पार्ट होता है वो होते हैं रूट्स। तो रूट्स की हेल्प से ये मतलब जो भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस या जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट को वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। If the distance between the soil contacting organ and the chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of plant body. But if these distances become larger because of the changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. तो ये कह रहे हैं अब अगर प्लांट है, ये रही आपका प्लांट, ये तो सॉइल में गड़ा हुआ है, ये रूट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रूट्स ने सारा सब्सटेंस ले लिया। ठीक है, अंदर इसमें जो भी इसे चाहिए था नाइट्रोजन वगैरह, फिर उसने लीव्स तक पहुंचा देगा। अगर प्लांट की हाइट छोटी है, मतलब जहाँ से उसने एब्जॉर्ब किया और जहाँ तक उसे पहुँचाना है वहाँ तक की डिस्टेंस कम है, तो आराम से डिफ्यूज़न से चीज़ जा सकती है। बट अगर कोई बड़ा प्लांट है, बड़ा ट्री है, ठीक है, तो क्या होगा, और वो बहुत दूर होती हैं रूट्स उसकी सॉइल में जड़ी हुई। ठीक है, तो उस तक जो भी मिनरल्स लिए हैं आपने या वाटर लिए हैं या जो भी रॉ मटेरियल लिया है, तो वो तो कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए तो अलग ही सब्सटेंस चाहिए होता है या अलग ही एक मैकेनिज्म चाहिए होगा जो वो सारे इतने बड़े प्लांट्स तक सारे वाटर को पहुंचाएं। और उस प्रोसेस में एनर्जी भी लगेगी, जैसे ह्यूमन बॉडी में सारे काम को होने के लिए एनर्जी लगती है, ऐसे ही प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सामान को एनर्जी लगेगी, क्योंकि इतनी लॉन्ग डिस्टेंस में डिफ्यूज़न प्रोसेस तो नहीं चल सकता। हम लोगों ने पढ़ा था ना ह्यूमन में, जैसे कितना टाइम्स अगर डिफ्यूज़न के ही थ्रू ब्लड का गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है तो 3 साल लग जाते ना। तो वही बात बता रहे हैं, यहाँ पे भी वही हाल होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट का स्ट्रक्चर है तो एक अलग
ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम चाहिए होगा, प्रॉपर सिस्टम प्लांट्स को भी। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, और आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, ऐसे ही प्लांट्स में भी होगा। तो हम लोग उसको रीड आउट करते हैं।